हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बंगाल में चुनाव का ऐलान हुए 24 घंटे बीत चुके हैं और ग्राउंड जीरो पर चुनावी पारा अपने चरम पर है। बंगाल में चर्चा है कि अब की बार साइलेंट वोटर उलटफेर करेगा, यानी वो फैक्टर जो किसी ओपिनियन पोल में रिफ्लेक्ट नहीं होने जा रहा, किसी डिबेट में भी शायद दिखाई नहीं देगा। इसलिए आज हम एक अलग प्रयोग करने जा रहे हैं। इस वक्त बंगाल के वोटर्स के मोबाइल पर क्या चल रहा है, वोटर अपने मोबाइल पर किस नेता को कितने घंटे सर्च कर रहा है, बंगाल के वोटर की किस नेता में कितनी दिलचस्पी है, इसकी सटीक जानकारी हमने सोशल मीडिया टूल्स के जरिए निकाली। इससे आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। बंगाल में इस वक्त क्या हाल है, उसकी रिपोर्ट यहां है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बंगाल के शुरुआती रुझान मिलने लगे हैं। – 2021 में बंगाल की सियासत बदलेगी, क्या ये विराट फिगर वाली हेडलाइन इशारा है? ये मोदी और ममता की डायरेक्ट लड़ाई है, खबर छप चुकी है। मोदी बनाम ममता बैटल ट्रेंडिंग टॉपिक है। मोदी ने अभी से बढ़त बना ली है। सब हम लोग मोदी जी के साथ में है। मोदी जी को विश्वास करता है, उसको नारा को विश्वास किया, इसलिए 4 सालों से हम लोग मोदी जी के साथ में है। हम लोग गांव-गांव में जाके समझाता है। माइनॉरिटी जो मुस्लिम लोग हैं एकदम बहुत सारा सब इधर आके ज्वाइन करता है। भारत माता की। अलग अलग मंच भी ममतामयी हो चुके हैं। कैमरे पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। देख रहे थे अभी कलकत्ता के अंदर क्या हुआ। जैसे ही एक प्रोग्राम के अंदर आपकी चीफ मिनिस्टर बोलने के लिए आई और वैसे ही जय श्री राम का नारा देकर हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई थी। और उस बहादुर लेडी ने कितनी अच्छी तरीके से जवाब दिया, और किसके सामने जवाब दिया ये देखिए आप। किसके सामने जवाब दिया ये देखिए, मुंह ऐसा करके रह गया। सुबह के रात 12 बज रहे थे उसके चेहरे पर हूं। मेरे सामने भी ऐसा कोई बोल सकता है? जरूरत है मेरे भाइयों बंगाल में अपनी इज्जत व अस्मत को बचाने की। पब्लिक में सुगबुगाहट तेज है। बंगाल के 8 फेज में जीत का फैक्टर चुनावी अंक गणित के 8 चैप्टर में छिपा है। बंगाल में मोदी का मैजिक चल रहा है या दीदी का डर चल रहा है? बंगाल के किस इलाके में किसका डंका बज रहा है? सोशल मीडिया पर मोदी वर्सेस ममता की लड़ाई है तो ग्राउंड जीरो पर किसकी रेटिंग हाई है? विधानसभा चुनाव तो 5 राज्यों में होने वाले हैं, मगर इस बार बंगाल का चुनाव 100% पॉलिटिकल भी है, लोकल भी है और काफी ज्यादा वोकल भी है। बंगाल की बुआ को इस बार काफी कुछ सुनना पड़ रहा है। ये डायलॉग्स दीदी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, बंगाल से मुझे एक नाम बताइए। आप गौर से सुनिए, पूरे बंगाल से मुझे एक मुसलमान नेता का नाम बताइए जिसने ट्रिपल तलाक पर हमारी हक की आवाज पार्लियामेंट में उठाई हो। एक नाम बता दीजिए, मैं स्टेज छोड़ के चला जाऊंगा। एक नेता का नाम बताइए जिसने कश्मीर के मुद्दे पे आवाज उठाई हो। एक नेता का नाम बताइए मुझे आप। एक भी नेता का नाम नहीं है जिसने एनआरसी पे आवाज उठाई हो। हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लॉलीपॉप। मुझे पसंद नहीं लोगों का नाम लेना, मगर क्या नुसरत जहां हमारी रहनुमा है? फिल्म एक्ट्रेस को बैठा दिया गया, मुसलमान खुश। देखो हमार नेता जाच्छे, एटा हमार नेता ना है। लड़ाई आर पार की है। इस बार जाति फैक्टर भी है, बाहरी बनाम बंगाली फैक्टर भी है, मुस्लिम फैक्टर भी है, मोदी का एम फैक्टर यानी साइलेंट वोटर्स वाली महिला फैक्टर भी है, समानांतर ध्रुवीकरण और आदिवासी वोटों वाला फैक्टर भी है। ग्राउंड जीरो पर कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है? अलग अलग ओपिनियन पोल्स क्या इशारा दे रहे हैं, ये देखने सुनने से पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक दमदार चेहरा। इसके अलावा अमित शाह की अचूक रणनीति, टीएमसी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, लोकसभा में दमदार प्रदर्शन से बदला बंगाल का वातावरण और 5वां बूथ स्तर पर बीजेपी की जबरदस्त तैयारी। दूसरी तरफ टीएमसी की एक बड़ी कमजोरी है, 10 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी, पार्टी के भीतर भगदड़, भतीजे अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पार्टी में मतभेद, रोजगार उद्योग के मामले में बंगाल का औसत प्रदर्शन और बड़े चेहरों का लगातार पार्टी से किनारा।
बीजेपी मोदी के चेहरे पर बंगाल का चेहरा बदलने की स्क्रिप्ट लिख रही है, मगर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस घुमाए जा रहे हैं जिसमें स्टेज पर खुलकर दीदी का प्रचार होता है और मोदी का तिरस्कार होता है। ये भी अपने आप को साधु बोलता है। अभी इशारा ही करूंगा मैं, बकिया रिजल्ट आप निकाल लेना। जरूरी नहीं है कि मैं सब नाम लूं और हर वक्त केसी करवाऊं अपने ऊपर, बहुत हो चुके हैं, अब थोड़ा बचना भी चाहिए। ये भी कहता मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अपने आप को साधु आज भी बोला जा रहा है। कैसा लग रहा है ये जुमला? फकीरी का मजाक उड़ा के रख दिया गया है। कभी मोदी पर पर्सनल अटैक तो कभी एग्जाम्पल के साथ बंगाल के वोटर्स के दिमाग में यह भरना कि चाहे जो हो जाए बीजेपी को मत आने देना। बंगाल के चुनावी मौसम में पर्दे के पीछे वाला खेल शुरू हो चुका है। इस वक्त ये तो सच है, ये सच्चाई है कि मुसलमानों तुम्हारा कोई नहीं है, यूपी में हमारा कोई नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि और लोगों की बनिस्बत सबसे अच्छा कौन है। ये है आज देखिए, बस इतना ही काफी है आपके लिए। मौलवी जर्जीस मुसलमानों के बीच में खड़ा होकर चुनाव लड़ने लगा और आप मौलाना जर्जीस अगर जीत रहा है, लेकिन यहां बीजेपी आ रही है, सुन लीजिए मैं नाम ले रहा हूं, अगर मौलाना जर्जीस जीत रहा है और बीजेपी भी आ रही है तो मौलाना जर्जीस को हरा दीजिए। अगर मौलाना जर्जीस के हारने से बीजेपी जा रही है तो मौलाना जर्जीस को हरा दीजिए, छोटा नुकसान कर दीजिए बड़े नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए। मगर क्या वाकई में बीजेपी की हराने वाले ऐसे वीडियोस का वोटर्स के दिमाग पर कोई असर पड़ रहा है या पड़ा है? ये समझने के लिए हमने शुक्रवार को चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से लेकर शनिवार शाम 5 बजे तक के गूगल ट्रेंड्स चेक किए तो पता चला कि बंगाल चुनाव की रेट शीट आने के बाद सिर्फ पश्चिम बंगाल में शुक्रवार रात 12 बजे तक गूगल ट्रेंड पर मोदी का इंटरेस्ट ओवर टाइम 55 के ऊपर रहा, जबकि ममता का स्कोर 42 था। यानी लोगों ने ममता की तुलना में मोदी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा सर्च की। रही बात शनिवार शाम 4:30 बजे तक की, तो उस वक्त गूगल ट्रेंड पर मोदी का नंबर था 48 और ममता का नंबर था 24, यानी मोदी के मुकाबले ममता का एग्जैक्टली हाफ था। इसी पैमाने पर शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार शाम 5 बजे तक मोदी का एवरेज था 49 और ममता का एवरेज था 41, यानी गूगल ट्रेंड्स पर टक्कर कांटे की है, मगर मोदी का ग्राफ ममता से ऊपर है। मगर गूगल की दुनिया से नीचे रियल वर्ल्ड में उतरते ही ये पता चलता है कि बंगाल में मोदी का डर दिखाने के लिए ट्रिपल तलाक से लेकर जय श्री राम तक बहुत कुछ फैलाया जा रहा है, अनाप शनाप बका जा रहा है। राम का नाम अगर राम को पूजने के लिए लिया जा रहा है तो मैं भी कहूंगा जिंदाबाद, मगर अगर राम का नाम किसी को डराने के लिए लिया जा रहा है तो मुझे कहना होगा कि इसे बंद करना होगा, इसे बंद करना होगा। राम भक्त हैं, लेकिन महाभारत की 8 चीजें उनको मालूम नहीं होंगी, और उनको क्या, इनको भी मालूम नहीं होंगी फकीर साहब को। राम के नाम पे बस जिंदगी काटेंगे, लेकिन किताबों से कोई वास्ता नहीं। और अगर किताबें पढ़ लें अपनी, सच कहता हूं, जो हिंदू धर्म को सच्चे दिल से अगर पढ़ ले तो वो ऐसा हो नहीं सकता जैसे ये आज है। कोई इतना फेंके कि उसका नाम ही मशहूर हो जाए, फेंकू, तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात होगी कि लोग उसको फेंकू के नाम से जाने लगे। मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का यह सिलसिला मंच से कही गई बेफिजूल बातों तक सीमित नहीं है, बाकायदा चीख चीख कर लोगों के दिमाग में यह फिट किया जा रहा है कि बंगाल को बिहार मत बनने दो। अब सवाल यह है कि ऐसे मंचों से जो फैलाया जा रहा है, क्या बंगाल के वोटर्स के दिमाग में भी वही चल रहा है? ये समझने के लिए कुछ ओपिनियन पोल्स के आंकड़े देखते हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी को बम बम वोट मिलने के संकेत मिलते दिख रहे हैं। अलग अलग सर्वे वोटों के लिहाज से बीजेपी को बेहतर स्थिति में बता रहे हैं।
बीजेपी को पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी के वोटर बेस में साल 2016 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 26% की बढ़त हुई है। जिस बीजेपी को पिछले चुनाव में महज 10.2% वोट मिले थे, वो इस बार 37.5% वोट हासिल कर सकती है। वहीं टीएमसी का वोट प्रतिशत 2016 में जहां 44.9% था, इस बार के चुनाव में ये घटकर 43% हो सकता है। लेफ्ट कांग्रेस के वोट प्रतिशत में भी जमकर गिरावट देखी जा रही है। ये 32% से घटकर 11.8% तक सिमट सकता है। मगर वोट प्रतिशत में गिरावट के बावजूद टीएमसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक सर्वे में टीएमसी को 151 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी 117 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर रहने वाली है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 24 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। ये नंबर गेम फिलहाल सिर्फ ओपिनियन पोल और सर्वे के हैं, मगर एक ऐसे ही सर्वे में बंगाल की जनता ने बतौर पीएम मोदी के काम को अच्छे नंबर्स दिए थे। साधारण भाषा में कहें तो मोदी की पॉपुलैरिटी इस बार बंगाल चुनाव में एक अहम फैक्टर होगी। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने कोलकाता के कालीघाट यानी डीडी के गढ़ में इसी सवाल पर पब्लिक का मुंह टटोला और मोदी पर एक बात क्लियर हो गई। बंगाल ने दिमाग में ठान लिया है, अब की बार खेल होकर रहेगा। देखिए, काम होता है, किया काम होता है, बीजेपी सरकार आएगा, काम करेगा। अच्छा, मोदी से यहाँ पे नाराजगी बहुत ज्यादा है क्या लोगों को? है या नहीं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, नॉर्मल है नाराजगी है? नाराज नहीं है। अच्छा, मोदी जी के फेवर में है, मतलब आप लोगों को एक उम्मीद है? उम्मीद है, ठीक है। लोगों का कहना है कि भाई देखिए उम्मीद है मोदी जी से। 6 ईयर में आपने कई सरकार देख ली यहाँ पर, सरकार देख लिया। तो इस बार ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बाहरी यानी नॉन बंगाली वर्सेस बंगाली की लड़ाई शुरू हुई है। यहाँ नॉन बंगाली का कोई फर्क नहीं है, सब एक साथ में ही रहता है। लग रहा है इस बार, क्योंकि मैदान में बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही है, ममता दीदी ने तो हवन करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ का वोटर क्या समझता है? आप लोग क्या चाहते हैं? लेकिन खेला तो अभी बाकी है। खेला बाकी है? हाँ। क्या खेला बाकी? खेला तो होगा ही। खेला होगा। हाँ। किस तरीके का खेला होगा? वो तो 2 तरीके पता चलेगा। क्या रास्ता कौन पे आएगा तो रावण राज चालू होगा। यही सही बोला है। अच्छा, रावण राज चालू। नाराजगी मोदी जी से या बीजेपी से? बीजेपी से। मोदी जी से नाराजगी नहीं? कोई पार्टिकुलर किसी का ऊपर हम लोग नाराज नहीं है। हम लोग का मोदी का ऊपर क्या गुस्सा होगा? मोदी चुनेंगे। देखिए, अभी तो सरकार चुनने में बहुत दिक्कत हो गया है, लेकिन मेरे स्टेट में जो है कोई इंडस्ट्री नहीं है पहले तरफ से। जो आदमी पढ़ा लिखा हुआ है, जो पीएचडी कर रहा है, जो एमबीबीएस कर रहा है, जो इंजीनियर बन रहा है, उसके लिए जो काम, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? बेकार। पब्लिक रिएक्शन से एक बात साफ है, भाजपा टीएमसी में सीधी टक्कर दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से लगातार चढ़ रहे बीजेपी के ग्राफ से दीदी को खतरा है। हिंदुत्व के उभार से बीजेपी को उम्मीदें हैं। बीजेपी के मुद्दे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और जय श्री राम के नारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जबकि टीएमसी को अल्पसंख्यकों पर भरोसा है, मगर इसमें एक पेच है, क्योंकि राज्य के 30% अल्पसंख्यक वोटर्स में एक बड़ा तबका मोदी के साथ दिख रहा है। ये जो है, जो हमारा इधर महामाटी सरकार चल रहा है, उन लोगों का प्रचार है कि बीजेपी मुस्लिम लोगों के लिए खतरा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लोगों का मस्जिद तोड़ेगा, अजान बंद कर देगा। ये जो है झूठ मूठ सबको समझा रहा है। और ये जो मतलबी बात है, वोट लेने का जो मतलबी बात है, वो सब प्रचार में ले रहा है। और मुस्लिम माइनॉरिटी में ज्यादा करके शिक्षित नहीं है, सूद है, इसलिए उन लोगों का गलत समझा रहा है। ज्यादा करके खाली आदमी लोगों को, दुनिया को समझाने के लिए मुस्लिम का 100% काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये जो बोल रहा है खाली वोट के लिए। अभी जो सिचुएशन चल रहा है हमारा इधर, ममता बनर्जी का जाएगा है बोल के हमारा तो कुछ मालूम नहीं।
मतलब हमारा दिमाग में जो देख रहा है तो ममता बनर्जी का टाइम खत्म हो गया। बाकी जनगण समझ गया। हमारा नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेगा, ये 100% है। साइलेंस वोट है हमारा माइनॉरिटी का। आप वोट के टाइम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बंगाल में सिर्फ एम यानी मुसलमान वाले साइलेंट वोटर्स दीदी का गेम बिगाड़ेंगे। अब तो बंगाल में बेटी बनाम बुआ की जंग भी होगी और इसमें मोदी को साथ मिलेगा एक दूसरे एम फैक्टर यानी महिला फैक्टर का। पश्चिम बंगाल में करीब 7.5 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से करीब 50% यानी 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। इस आधी आबादी के पास चुनाव नतीजों में बड़ा उलटफेर करने की क्षमता है। मोदी सरकार ने महिलाओं की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के चुनाव में महिला मतदाताओं की पहली पसंद बीजेपी ही है। बिहार में ये फैक्टर बीजेपी के लिए काम कर गया था और अब बंगाल में भी भाजपा को महिला मतदाताओं के बड़े वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को यानी बीजेपी को जो ज्यादा वोट मिलते हैं, महिलाओं के ज्यादा वोट मिलते हैं, ये बिहार में भी देखा गया। तो यह इस स्ट्रैटेजी का भी एक तरीका है। देखिए, हम लोग देखे हैं जब सबसे ज्यादा महिला के लिए अगर कोई किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोरोना के टाइम में उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर का जो 500 रुपीज करके जनधन अकाउंट में देना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना ज्यादा योजना महिला के लिए किया है। तो बिहार में हम लोग देखे महिला लोग ज्यादा घर से निकल के मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी को आशीर्वाद किया है। बंगाल में ऐसे ही होगा। सबसे ज्यादा युवा वोटर्स जो नया वोटर्स है और सेकंड महिला लोग सबसे ज्यादा वोट देंगे। एक दिलचस्प बात बंगाल के अहम इलाकों से भी जुड़ी है। साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, हुगली, मालदा, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, वर्धमान और नदिया। ये वो इलाके हैं जहां पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 150 से ज्यादा सीटें मिली थी। मगर दूसरी तरफ जिस हिसाब से बड़ी तादाद में टीएमसी के अहम सदस्यों ने बीजेपी ज्वाइन की, उसे देखकर लगता है कि इन इलाकों में भी उलटफेर होगा। बहरहाल अटकलें अपनी जगह हैं, लेकिन 8 फेज वाले इन चुनावों का नतीजा क्या निकलता है, ये देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा। क्योंकि इस वक्त हर पार्टी का पॉलिटिकल माइंड कंप्यूटर से भी तेज चल रहा है। वो बात दूसरी है, मोदी फैक्टर सबके ऊपर भारी पड़ता दिख रहा है। जब बंगाल में चुनाव की गर्मी चल रही थी, तब कांग्रेस के घर में घमासान मचा हुआ था। दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर गुलाम नबी आजाद ने अपने साथियों को बुलाया और राहुल गांधी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला भाषण हुए। क्या कांग्रेस पार्टी टूटने वाली है? हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। जम्मू से आई इस रिपोर्ट को देखेंगे तो इशारे साफ मिलेंगे। राहुल गांधी को उत्तर दक्षिण की राजनीति आज G23 के नेताओं ने समझा दी। न ज्यादा अग्रेशन था, न ज्यादा नरमी, वो सारी बातें सुना दी जो उनके दिल में थी। मैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी हैं। और पार्लियामेंट से मैं पहली दफा नहीं रिटायर हुआ। जब लोकसभा से आना था राज्यसभा तो भी 3-4 महीने का गैप था। जब यहां से पहले बना, जब सीएम बना था तब भी बीच में गैप था। बीच में एक और दफा गैप था। तो हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर डूबते हैं। कोई हमें हमारी जारी नहीं रही। पिच जम्मू कश्मीर की थी और कैप्टन थे गुलाम नबी आजाद, जहां G23 के नेताओं ने आज जमकर बैटिंग की और पार्टी को प्रॉपर्टी समझने वालों को एक तरह से आईना दिखा दिया। सच बोलने का मौका है और आज सच ही बोलेंगे। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत कर। खुशकिस्मती है वो ये है कि हम गांधी जी की छत्र छाया में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। G23 के ये लोग कौन हैं, क्यों नाराज हैं, ये राहुल गांधी को समझना होगा। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। ये क्यों, आप पूछिए क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जब से वो राजनीति में आए, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है
जिसमें वो मिनिस्टर नहीं रहे, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं रही जिसमें वो मिनिस्टर नहीं रहे, कोई ऐसा नेता नहीं जिनको व्यक्तिगत रूप से वो जानते नहीं। और जब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, मैं आपको सच्चाई की बात करता हूं कि टेलीफोन जब ये किसी भी नेता को करते थे तो सुबह इनके यहां सभी नेता आकर मीटिंग करते थे। ये एक अनुभवी नेता ही कर सकता है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। पहले कम होगी। ये आज मुझे आज तक बात नहीं समझ आ रही। और इसलिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं कि वही मजबूती जिसकी एक चित्र गुलाम नबी आजाद जी हैं, उसी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हर जिले में, हर प्रदेश में मजबूत किया जाए और उसी लिए हम काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई तो समझ लीजिए कि देश कमजोर है। कपिल सिब्बल ही नहीं, ज्यादातर G23 के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा। गुलाम नबी आजाद के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं हुआ। हाल ही में वो राज्यसभा से रिटायर हुए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उनके लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। जब दूसरी पार्टियां आजाद को सीट देने की पेशकश कर रही थीं, प्रधानमंत्री तक उनकी तारीफ कर रहे थे, तब कांग्रेस का नेतृत्व खामोश बैठा था। रॉबर्ट वाड्रा के लिए केस लड़ने वाले एक वकील को राज्यसभा में भेज दिया गया। दूसरी नाराजगी इस बात से भी थी कि कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज कर मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। और सबसे ज्यादा बात राहुल गांधी के केरल में दिए उत्तर दक्षिण वाले बयान से बिगड़ गई। बहुत लोग आते हैं सियासत में, हमारे साथ भी बहुत आए, पर पहचान कुछ लोगों की बनती है देश के अंदर। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, पर आप समझते हैं संगठन ओहदा दे सकता है, कांग्रेस पार्टी ओहदेदार बना सकती है। हर व्यक्ति जो ओहदेदार होता है, पदाधिकारी होता है, वो सूबे का या देश का नेता नहीं होता। नेता चंद बनते हैं जिनको लोग मानते हैं, और सिर्फ अपने इलाके के नहीं, दूर केरल में कन्याकुमारी तक भी मानते हो, महाराष्ट्र में मानते हो, पंजाब में मानते हो, यूपी में मानते हो, कर्नाटक में मानते हो। आप समझ गए होंगे कि इनकी नाराजगी किस हद तक है। गुलाम नबी आजाद को इन लोगों ने यूं ही कैप्टन नहीं बनाया। गुलाम नबी आजाद कौन हैं और G23 के ये नेता कौन हैं, इनकी कांग्रेस में हैसियत क्या रही है, उसे राहुल गांधी एंड टीम को जानना होगा। जब राहुल गांधी पॉलिटिक्स में नहीं थे, तब से इसमें से कई नेता सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद नहीं बने थे, तब गुलाम नबी आजाद मंत्री बन गए थे। जम्मू कश्मीर से निकलकर महाराष्ट्र की गलियों में खुद को खपाया। 1973 से लेकर 2021 तक 45 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिनकी हर वर्ग में साफ छवि है। कपिल सिब्बल दिल्ली से हैं, यूपी से राज्यसभा सांसद हैं। मनीष तिवारी पंजाब से हैं, आनंदपुर साहब से सांसद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आनंद शर्मा राज्यसभा के नेता हैं। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश से हैं, कांग्रेस का लीगल केस लड़ते हैं। इनका सबका 20 से 30 सालों पुराना अनुभव है, जो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा है। विपक्ष कमजोर हुआ तो देश के हित में नहीं, कांग्रेस को मजबूत होना जरूरी है। जो देखो, कांग्रेस में या किसी भी दल में दो किस्म के आदमी होते हैं। हमारी पार्टी में भी दो किस्म के आदमी हैं। कुछ तो कांग्रेस पार्टी में है, कुछों के अंदर कांग्रेस है, तो गुलाम नबी तो उनमें से एक हैं जिनके अंदर कांग्रेस। और जब ये कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब बात काफी गंभीर हो चुकी है। ये तो साफ है कि अब राहुल रोको मोर्चा बन गया है। ये कांग्रेस के घर के अंदर बना है। नाराजगी किस कदर बढ़ चुकी है, उसकी तस्वीर भी जम्मू से आई। ये पहली बार हुआ जब कांग्रेस के नेता मंच पर जुटे थे। न सोनिया की तस्वीर थी, न राहुल की। जुबा पर नारे भी गांधी और गुलाम नबी आजाद के लग रहे थे।
जिससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर बात कितनी बिगड़ चुकी है। हालांकि जब ये सवाल उठा तो कहा गया कि ये पार्टी का नहीं प्राइवेट प्रोग्राम था जिसे गुलाम नबी आजाद ने बुलाया, जो गांधी ग्लोबल फैमिली के प्रेसिडेंट भी हैं। दलील कुछ भी दी जाए, लेकिन इस मन से मैसेज जा चुका है कि कांग्रेस के भीतर सब ठीक नहीं है। लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। हम चाहते हैं कि ये जो आप G23 को बहुत से लोग बीजेपी की बी टीम कर रहे हैं। वो याद रखें, जब राहुल गांधी नहीं थे तब कांग्रेस की ये ए टीम थी। इसमें कोई स्टेट लेवल का नेता नहीं है, सबने नेशनल पॉलिटिक्स की है, कांग्रेस के झंडे को मजबूती से थामा है। अगर कांग्रेस के ये नेता नहीं है तो नेता कौन है, ये बड़ा सवाल है। जम्मू में बागी आवाजें उठती रहीं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल राहुल गांधी की तमिलनाडु यात्रा की पोस्ट डालता रहा। एक भी शब्द G23 के इन नेताओं के बारे में नहीं लिखा। जब ये खबर देश की मीडिया की सुर्खियां बनी तो दिल्ली से आला कमान का मैसेज लेकर अभिषेक मनु सिंघवी आए। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज़्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते, कांग्रेस की कहानी आगे बढ़ाते। यही सवाल हमने गुलाम नबी आजाद से पूछा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद साहब हमारे साथ हैं, जम्मू में हैं, कल भी जम्मू में थे, आज भी जम्मू में हैं और कल भी जम्मू में रहेंगे। आज अपने समर्थकों से जो है रूबरू हुए, रैलीज एड्रेस करी और G23 जो कहा जाता है उनके कुछ साथी भी आज मंच पे आजाद साहब के साथ दिखे। सर, G23 के सातों दिग्गज जो हैं वो आज जम्मू के मंच पे दिखे? नहीं, वो मैं G23 नाम की कोई चीज नहीं है, ये मीडिया ने नाम दिया है, हमने तो नाम नहीं दिया है। हमारे लिए तो सब कुलीग्स हैं, चाहे वो 23 हों या 3000 हों या 3 लाख हों, कांग्रेस का हिस्सा है। कांग्रेस के कुछ साथियों ने मिलकर कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और एक स्ट्रांग अपोजिशन बने देश में और राज्यों में दोबारा सत्ता में आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के अंदर भी कर रहे हैं, पार्टी के बाहर भी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर हमारा जो लक्ष्य है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना का। लेकिन आपने G23 की बात की, आज जिस जम्मू में जहां पर आप लोगों ने सभा को वो किया, एड्रेस किया, बार बार कहा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। आनंद शर्मा ने बोला कि पिछले 1 दशक में कांग्रेस पार्टी ज्यादा कमजोर हुई है, विपक्ष कमजोर हो रहा है जिसकी वजह से। नहीं, कांग्रेस कमजोर है ही। अगर मजबूत होती तो फिर हम सेंटर में सत्ता में होते और कई राज्यों में हमारी सरकार होती है। तो ये तो एक हकीकत है कि कांग्रेस कमजोर है, इसी के चलते हम लोकसभा में अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पा रहे हैं। कई राज्यों में कुल सिमट के अब हमारी सरकार 3 राज्यों में रही। तो लेकिन हम जो प्रयास कर रहे हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, तो यही प्रयास कर रहे हैं कि हम सब सक्रिय हो जाएं, मिलके एक चर्चा होनी चाहिए, कौन प्रोग्राम होनी चाहिए पार्टी को सक्रिय करने के लिए देश और प्रदेशों में, ताकि पार्लियामेंट में एक हम मजबूत विपक्ष बन के उभरें और कई राज्यों में हमारी सरकार आए। तो ये कोई विद्रोह नहीं है किसी के खिलाफ या किसी का विरोध हम करते नहीं हैं किसी व्यक्ति या नेता का। हमारा यही मकसद है कि कांग्रेस कैसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो जाए देश और प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि आप विरोध नहीं करते हैं, आप पार्टी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, लेकिन एक आर्गुमेंट ये भी है कि आपको एलओपी इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि आप G23 की सबसे मुखर आवाज थे। एलओपी तो वो बना ही नहीं सकते थे या आपको टर्म कहीं से देते? नहीं, वो कहीं देने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी स्टेट से ही आता, जम्मू कश्मीर से, और वहाँ विधानसभा ही नहीं है, और विधानसभा नहीं है तो राज्यसभा में दोबारा आने का सवाल कहाँ है। तो इसका उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर मेरे साथ ऐसा होता तो फिर दूसरे लोग क्यों करते? वो भी तो सीनियर हैं, वो भी तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं,
वो कोई ब्लॉक लेवल के लोग नहीं है मेरे साथ चलते। इनमें बाकी जो सीनियर हैं उनमें 6 तो मुख्यमंत्री हैं, उनका मेरे से लेना देना क्या। बाकी 6, 7, 8 और केंद्रीय मंत्री हैं और वो सब MPs हैं, तो उसका इससे क्या लेना था। ये सब गलत है, इससे कोई उसका मतलब नहीं है। सब सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए खून दिया है, समय दिया है, जवानी दी है, टाइम दिया है, और जो इस शुरू से ही कांग्रेस में है वो चिंतित है। कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों हुई? क्या आपको लगता है शीर्ष नेतृत्व की कमी रही, राहुल गांधी के नेतृत्व पे? नहीं, अब वो आज थोड़ी कांग्रेस कमजोर होगी। कांग्रेस को कमजोर होने में तो 3-3.5 दशक लगे। आहिस्ता आहिस्ता कोई कमजोर हुई, कोई एक दिन में थोड़ी कमजोर हुई या एक दशक में थोड़ी कमजोर हुई, कई दशक लगे इसको कमजोर होने में। आहिस्ता अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली में कह रहे हैं कि अगर ये नेता, आप लोग जो यहाँ आए, अगर पार्टी की इतनी चिंता थी, इतना स्ट्रेंथन करना था, तो आप जो चुनावी राज्य हैं वहां जाते और पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते, बजाय कि जम्मू में ऐसा कहते कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। उनको मालूम नहीं है कि जितना वो जाएंगे उससे 10 गुना मैं जाऊंगा। अच्छा, हाँ, चलिए, जो बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये गुलाम नबी आजाद साहब थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि पार्टी में कोई फूट या दरार नहीं है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, जम्मू। चुनावी स्ट्राइक के बीच आज एयर स्ट्राइक की भी तैयारी हुई। हम किसकी बात कर रहे हैं आपको बताएंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।